हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन है हमारे हिंदी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण जिसे बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता होती है, जो उसकी सक्सेस होती है, वो किस पर निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, हमारी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? जब बच्चे में ऐसा होता है, बच्चा किसी बच्चे में कोई समस्या आ रही है, ठीक है, वो किसी भी लर्निंग को नहीं कर पा रहा है। बच्चे को सभी बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन कोई बच्चा एक ऐसा है जिसे लर्निंग करने में कुछ भी कठिनाई आ रही है, तो उसको हम क्या देंगे? उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको क्या देंगे? उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भाषा शिक्षण, ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज टीचिंग होती है, किसी भी हम लैंग्वेज की टीचिंग करते हैं तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है ना, जो जो टेक्स्ट बुक है, तो वो क्या है? तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है वो हमारी एक क्या है? साधन है। क्या है? हमारी एक साधन कहलाएगी। कि क्योंकि कोई भी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक है तो वो हमारे पास क्या है? एक साधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी हिंदी की कक्षा में, हिंदी के क्लासरूम में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी की कक्षा चल रही है, ठीक है, हिंदी की कक्षा में प्रायः जो हिंदीतर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि प्रायः जो होती है हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो क्या होते हैं? हिंदीतर भाषी बच्चे वो होते हैं जिनकी जो होती है मातृभाषा अलग होती है, लेकिन उनकी जो होती है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो प्रायः क्या होता है? हमारा जो है प्रायः प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, क्योंकि उनकी मातृभाषा जो होती है वो हिंदी नहीं होती, कुछ और अलग अदर लैंग्वेज होती है। तो इसलिए उन्हें जो हिंदी होती है, हिंदी की कक्षा में हिंदी सीखने में क्या होती है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानी कहानी सुनने से बच्चे जो होते हैं, जब हम उनको कहानी सुनते हैं या कुछ सुनाते हैं या फिर स्टोरी सुनाते हैं, कहानी स्टोरी सुनाते हैं, तो इससे क्या होता है? तो उससे जो होता है कहानी या फिर कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे उद्देश्य भी हो सकता है या फिर कहानी सुनाने से क्या होता है? तो बच्चों में क्या होता है? कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति जो होती है, इमेजिन जो होती है, कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उसके बारे में अपने आप ही आप सोचते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं, उसके बारे में चिंतन करने की शक्ति का दोनों का क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 95 है। कह रहे हैं कि बच्चों बच्चों के लेखन बच्चे जब बच्चे जो होते हैं लिखते हैं तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? जब जो बच्चे जो होते हैं राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उनके जो कौशल है, लिखने का कौशल है, उसका जो हम क्या करेंगे? मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि जो है वो बेहतर हो सकती है? तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर जो विधि है वो कौन सी है? हमारी अपने अनुभवों को लिखना। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की राइटिंग को देखना चाहते हैं तो हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि आप लोग को जो भी एक्सपीरियंस है तो कुछ भी अपने अनुभव में लिख सकते हैं, ठीक है, हम उनसे कह देंगे कहानी लिखो या फिर कोई ऐसे लिख लो, तो हम उसके द्वारा क्या देख सकते हैं? उनकी राइटिंग को भी देख सकते हैं, दूसरा उनका ये भी देख सकते हैं कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, तो वो अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को भी लिख सकते हैं। इससे क्या होता है? उनका जो लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन भी हो जाता है और सबसे अच्छी बेहतर विधि होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बोलना कौशल, ठीक है, हमारे जो कौशल है, ये भी बोलना क्या होता है? स्पीकिंग होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार क्या होता है? जब हम बात कहते हैं तो ये जो बोलना कौशल का एक महत्वपूर्ण कौशल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है। कह रहे हैं कि एक भाषा शिक्षक, कोई एक लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, उसके रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो एक भाषा शिक्षक के सामने जो है सबसे बड़ी जो चुनौती आएगी वो क्या होएगी? तो वो जो है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, एक जो है भाषा को पढ़ाने वाला एक टीचर है, उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती क्या होगी? तो उसमें चुनौती ये होगी कि वहाँ पे
कई लैंग्वेज वाले बच्चे हैं, तो बहुसांस्कृतिक यहाँ पर अलग-अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं, ठीक है? सबकी अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग-अलग उनकी जो मातृभाषा है उनकी अलग-अलग है। तो अब हम सबको अगर हम उनको एक ही लैंग्वेज में टीचिंग करा रहे हैं, ठीक है? तो क्या है हमें उनको उनके लिए उचित रणनीतियाँ तय करनी पड़ेंगी ताकि हम सभी को अच्छे से टीचिंग कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा, ठीक है? समावेशी कक्षा तो आप लोग समझते हैं कि वो कक्षा होती है, ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी मेल के बच्चे जो होते हैं, चाहे वो डिसेबल हों, चाहे एबल हों, डिसेबल हों, सभी प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है, तो वही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो वही कक्षा तो एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो कौन-सा कथन है हमारा? व्याकरण। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो क्या है? ये एक प्रतिकूल कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा, बहुसांस्कृतिक कक्षा यहाँ पे आएगा हमारे उस क्लासरूम में अलग-अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं, मतलब उनकी संस्कृति अलग-अलग है। तो कह रहे हैं उनकी जो अलग-अलग संस्कृतियों वाली कक्षा है, ठीक है? उनका कल्चर अलग-अलग है। तो कह रहे हैं कि आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो हम किस बात को अधिक महत्व देंगे कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक क्लासरूम में जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो अलग-अलग कल्चर से आए हुए हैं, अब हम उन्हें क्या देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के, भाषा का प्रयोग के अवसर देंगे ताकि वो एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकेंगे, एक दूसरे का सम्मान कर सकेंगे और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को शब्दों को सीख सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ पर भाषा कौन-सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर कौन-सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो नहीं है। तो क्या नहीं है हमारा? वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो ये नहीं है कि बच्चे जो होते हैं प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला को क्रम से ही कंठस्थ करना। तो ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गृह कार्य जो हमारा होमवर्क होता है उसके बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में जो हमारा कथन उचित है वो हमारा क्या है? कि बच्चों की क्षमताओं उन स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो गृह कार्य के बारे में अगर सही कथन क्या है कि बच्चे जो है ये अगर क्लास फर्स्ट के हैं तो उनको फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही होमवर्क देना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको, बच्चा है क्लास फर्स्ट का, हम उसको क्लास थर्ड का अगर होमवर्क दे रहे हैं या फिर उनको क्षमता के अनुसार ही हमें जो बच्चा जो एबल है, अगर कमज़ोर बच्चा है तो हम उसको नॉर्मल सा एक उसको होमवर्क दे सकते हैं, उसको ज़्यादा टफ होमवर्क नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चा है कि मतलब सही कर लेगा तो हम उसको ज़्यादा भी होमवर्क दे सकते हैं, पर हमें उनकी क्षमताओं के अनुसार ही उन्हें होमवर्क देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। कह रहे हैं कि भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन-कौन से हैं? तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो हमारा क्या है? बोलना और लिखना है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हमारा क्या होता है? बोलना और लिखना जो होते हैं वो कैसे होता है? हमारा अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। इसमें क्या करते हैं? जब हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं तो या तो हम बोल कर करते हैं या फिर हम लिख कर अपनी बात को दूसरों को बताते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 103 है, क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? तो हमें यहाँ पे नेगेटिव बताना है, असत्य कौन-सा है? तो कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? तो हमारा जो असत्य कथन है और रॉन्ग है तो वो क्या है? बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये क्या है? हमारा एक रॉन्ग है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा कौशल जो हमारे लैंग्वेज की स्किल्स होती हैं उसके बारे में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा कथन जो है भाषा कौशल के संदर्भ में उचित है। तो हमारा जो कथन है इसमें जो है वो कौन सा उचित है कि भाषा भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो जो भाषा के चार कौशल क्या है, एक तो हमारा लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, ठीक है। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, तो ये सब हमारे जो होते हैं वो क्या है, भाषा के कौशल है। तो क्या ये जो होते हैं सभी जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 105 है। कह रहे हैं कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पाठ में अगर कोई भी लेसन चैप्टर दे रखा है उसमें क्या होते हैं, चित्र दे रखे होते हैं, डायग्राम दे रखे हैं या फिर चित्र दे रखे होते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों किस उद्देश्य से उसको बुक्स में दिया जाता है। तो यही हमें उनका उद्देश्य बताना बताना है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है कि कोई चीज़ें उसके पास मतलब मान लीजिए कि हम बच्चे को ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ताजमहल जो है वहाँ पर हम उसको ले जाकर तो नहीं दे सकाते, मोड़ तो नहीं दिखा सकते। डायरेक्टली हम जाके आगरा ले जाएँ, बच्चे को वहाँ पर दिखाएँ, बल्कि अगर वहाँ पे एक ताजमहल का अगर बुक में चित्र दे दिया गया है तो हम उसको अच्छे से अमूर्त तरीके से समझा सकते हैं। तो यही पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का उद्देश्य होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं आसानी से उसके बारे में देख के समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।